हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लाइमेटोलॉजी में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। अब आज हम एयर मासेस पढ़ेंगे। ठीक है, एयर मासेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जब भी आप फ्रंट्स पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। फिर आप साइक्लोन्स पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, उस पर भी काम आएगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेट साइक्लोन्स में काम आएगा, जेट स्ट्रीम में काम आएगा। तो इसलिए एयर मासेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं ये, क्या कॉन्सेप्ट्स है और कैसे ये फंक्शन करते हैं। ठीक, तो एयर मास क्या होता है? एयर मास एक्चुअली पार्सल ऑफ एयर होता है जो कि बहुत लार्ज एरिया में फैला होता है। ठीक, और उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं विद इन होल एयर मास। ठीक है, तो मतलब कि कोई एक एरिया है और उसके ऊपर जो पार्सल ऑफ एयर है, ठीक है, ये पार्सल ऑफ एयर इस एरिया से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, तो ये एक तरीके से एयर मास बना लेते हैं अपना ही। ये एक तरीके से ये अलग थोड़ा सा इन एनवायरनमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको एयर मास बोलते हैं। और ये मूव होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तब कैसे वो टेम्परेचर और बाकी और वेदर फेनोमेनाज में कैसे डिफरेंस लाते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एयर मास की डेफिनेशन जैसे कि लिखी हुई है, दीज आर ह्यूज मासेस ऑफ एयर which are of hundreds of kilometers in length and breadth which extend up to tropopause। मतलब कि ये वर्टिकल एक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन होता है मासेस ऑफ एयर का, और इसके जो बीच जो लेयर्स है, मतलब कि इस एयर मास के बीच वाले जो लेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसको जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जो एक एरिया पे वो कुछ देर तक रेस्ट करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जिस एरिया पे वो एयर मास रेस्ट करते हैं उस एरिया के वो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कोल्ड रीजन में वो एयर मास है कोई, तो क्या होगा कि वो एयर मास जो है वो धीरे वो कोल्ड एयर मास बन जाएगा, क्योंकि वो एरिया का उसने जो आपकी डायनेमिक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपना लिया, वो अपने अंदर ले लिया। ठीक है, और बहुत दिनों तक उस पर रेस्ट करते हैं, इसलिए वो उस एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं और वो बाकी और एरिया से डिफर हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन। इसको फॉर्म होने के लिए थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, वेदर फेनोमेना हमेशा चेंज होते रहेंगे, तो एयर मासेस नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला ही कंडीशन है कि वो थोड़े दिनों तक वहाँ रहने चाहिए, उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को उनको अपनाना है। तो क्या होगा, अगर स्टेबिल कंडीशन ही नहीं होगी, अगर वहाँ का एनवायरमेंट स्टेबल नहीं होगा, तो ये एयर मासेस नहीं फॉर्म हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी साइक्लोजेनेसिस। मतलब कि वहाँ पे जो एरिया है ना, वहाँ पे सब्सिडेंस ऑफ एयर होता है। मतलब कि एयर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती रहे। सबसाइड होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, मतलब लैंड पर हाई प्रेशर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जब सबसाइड हो रही है तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके जेंटल आउटफ्लो होगा, मतलब इधर से ये आउटफ्लो होगा। और हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है वहाँ पर कंडीशंस जो होता है, एनवायरमेंट कंडीशन, वो स्टेबल होती है। ठीक, तो इसलिए हमेशा एंटी साइक्लोन्स में एनवायरमेंट कंडीशन या वेदर फिनोमेना स्टेबल होते हैं। वहाँ पे कह सकते हैं आप तूफान वगैरह नहीं आते हैं एंटी साइक्लोन्स में। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो सबसाइड हो रही है और फिर इसकी ऐसे करके फ्लो हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उसको एनर्जी नहीं मिल रही है कि वो रिवॉल्व हो या फिर कोई और फिनोमेना को चेंज करे। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर जोन्स होते हैं जनरली। और साथ में एनवायरमेंटल लैप्स रेट विल बी लेस। इनका जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है एयर मासेस का, वो बाकी और पूरे के पूरे एनवायरमेंट से वो कम होगा। इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर लैप्स रेट का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है लैप्स रेट। लैप्स मतलब कम हो जाना, लैप्स का मतलब यही होता है ना कि खत्म हो जाना या कम हो जाना। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। और यहाँ पर ये बोला गया कि एयर मास में क्या होगा, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर होंगी। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा, जो ऊपर हम जा रहे हैं या एयर मासेस में जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि बाकी और जगह से इसका टेम्परेचर या एनवायरमेंटल लैप्स रेट कम होगा। ठीक है,
तो ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद आता है आपका, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, एयर मासेस का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो जेनेसिस, मतलब कि कहाँ से जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स सोर्स रीजन। कहाँ से एयर मास या कहाँ पर वो एयर मास जनरेट हो रही है उसको हम कहते हैं सोर्स रीजन। तो सबसे पहले होगा मैरीटाइम, यानी कि ओशन, कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटल बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट आपका पोलर और ट्रॉपिकल। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्लोब में देखें, मान लीजिए कि ये ग्लोब है और हम एक इन जनरल सिर्फ ऐसे ही उसको लेने के लिए बता रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए कि कॉन्टिनेंट है, पूरा वर्ल्ड एक साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो गया मैरीटाइम पोलर। ठीक, तो यहाँ पे हो गया मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो गया कॉन्टिनेंटल पोलर और यहाँ पे हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। तो इस तरीके से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका सोर्स रीजन के बेसिस पर ये चार होते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे क्या होते हैं, एक तो कोल्ड, नेक्स्ट वार्म, नेक्स्ट स्टेबल, एंड अनस्टेबल। ठीक है, अब जनरली जो आपके ये होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे इसको डिवाइड किया जाता है। तो कोल्ड, वार्म, स्टेबल, अनस्टेबल, मतलब कि अगर वो ट्रॉपिकल में है तो वार्म एयर मासेस होंगे जनरली, अगर आपका पोलर में है तो वो कोल्ड एयर मास होंगे। स्टेबल मतलब कि जो जहाँ पर है और उनकी वजह से जो कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है, वेदर फेनोमेनाज है, वो स्टेबल है। अनस्टेबल मतलब जहां पर भी वो ट्रैवल करेंगे वहां की कंडीशन को वो अनस्टेबल बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें कि कितने डिविजन्स में या कितने आपको कैसे डिवाइड है ये, या कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैरीटाइम, कॉन्टिनेंटल, पोलर, maritime and continental, then polar and tropical, then cold and warm, stable and unstable। ठीक, अब इसको ऐसे अगर हम इसका डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो अप्रॉक्स 16 हमें इसके आपको कह सकते हैं कि टाइप्स मिल जाएंगे एयर मासेस के, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है वेदर फेनोमेनाज रिलेटेड टू एयर मासेस। अब देखिए जहां पर भी, जैसे कि कोल्ड एयर मास है, ठीक, कोल्ड एयर मास है, अगर वो वार्म एरिया में गया, कोल्ड एयर मासेस अगर ट्रैवल करके वार्म एरिया में पहुंचेंगे तो क्या होगा कि एरिया ऑलरेडी वार्म है और ऊपर कोल्ड एयर मास है, तो वो एयर मास को भी वार्म कर देंगे और वहां पे कंडीशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी और वहां पे जनरली बारिश होगी। ठीक है, या कह सकते हैं हम तूफान भी आ सकता है, स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से स्टेबल एयर था
वो वार्म एरिया में गया तो वहां पर अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर वार्म एरिया से कोल्ड एरिया में जाएंगे तब क्या होगा, तब ये हमेशा स्टेबिलिटी लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोल्ड एरिया है तो वहां पर वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से एयर मासेस काम करते हैं। अब एयर मासेस कैसे फ्रंट्स में काम आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रंट्स जनरेट होते हैं, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, फ्रंटोलिसिस क्या होता है, और फ्रंट्स के फायदे मतलब कि आगे और कैसे वेदर फेनोमेना में काम आते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन पढ़ने के लिए फ्रंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नेक्स्ट क्लास को देखिए, और अभी इस क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी डाउट्स रह गए हैं वो हमें कमेंट करके बताइए कि और हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।